चलिए अब समझिए पहले। चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, पहले पढ़ कितना चुके हैं उसको देख लीजिए। मुख्य खनिज लवण में सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैम क्या, कैल्शियम पढ़ चुके हैं, फास्फोरस पढ़ चुके हैं, पोटेशियम पढ़ चुके हैं, सल्फर पढ़ चुके हैं। ये सल्फर वहाँ चमक रहा होगा ना, ये सल्फर लिखा है। सल्फर के बाद सोडियम पढ़ चुके, क्लोरीन पढ़ चुके, मैग्नीशियम पढ़ चुके। ये सारे वीडियो पढ़ गए हैं ना। इसमें से कोई ऐसा है जो जिसका वीडियो ना पढ़ा हो? हाँ सी मैम, आप कोई कह रहे थे एक नहीं पढ़ा। चलिए ठीक, मिला लीजिएगा, जो नहीं पढ़ा होगा बता दीजिएगा, उसको भी डाल देंगे। तो मुख्य खनिज लवण इस सातों का वर्णन हो गया, सातों का वीडियो क्रमशः पढ़ चुका है ना। चलिए इसके बाद गौड़ खनिज लवण में, गौड़ खनिज लवण में लोहा भी हो गया, मैग्नीज भी हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्यूमिनियम बचा है, सेलेनियम बचा है। हाँ उसमें डाले हैं मैग्नीशियम का पढ़ा है सर, क्लोरीन या सल्फर का, मैग्नीशियम का नहीं पढ़ा। मैग्नीशियम नहीं पढ़ा है। जिंक भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया है, ब्रोमीन बचा है, क्रोमियम बचा है, कैडमियम बचा है, मॉलिब्डेनम हो ही गया, आज ये मॉलिब्डेनम हो गया। ठीक, सिलिकॉन बचा, निकल बचा और वैनेडियम बचा, आर्सेनिक बचा है। तो एक सब इतने बचे हैं जो काटे गए हैं, ये भी सब हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए। हाँ ध्यान से देखिए, पहले ये, पहले क्या ध्यान से देखेंगे, सोमवार से, हाँ सोमवार से मुख्य सेविका, सोमवार को कौन सा तारीख है? मैसेज डाल दिया ना सर। मैसेज डाल दे, यूट्यूब पे भी बता दे रहे हैं ताकि सब लोग देख लें। तो सोमवार को कौन सा तारीख, तारीख देखिए क्या है ना। सोमवार से मुख्य सेविका का बैच प्रारंभ होगा और समय जो होगा उस समय कितने बजे मैम? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक समय होगा। 10 बजे से 11 तारीख है। हाँ अच्छा 12 तारीख, तो 12 तारीख छठा महीना 2023। तो 12 तारीख से तय शुरू है मुख्य सेविका का नया बैच, समय 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक, और इसको सबको आप लोग बताते रहिएगा, क्लास शुरू कर दिया जाएगा सोमवार से। आगे देखिए पढ़ना क्या मैम जी, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का प्रतीक क्या होता है मैम जी? यमो। मॉलिब्डेनम का प्रतीक क्या मैम? यमो होता है। इसका कार्य क्या मैम? ऊतकों में जैंथिन ऑक्सीडेज के स्तर को सामान्य बनाना। तो जैंथिन ऑक्सीडेज इस रसायन के स्तर को सामान्य बनाए रखने का कार्य कौन करेगा मैम जी? मॉलिब्डेनम करता है। दूसरा बेहतरीन कार्य क्या है कि मॉलिब्डेनम बता, जैसे क्या है, जैंथिन ऑक्सीडेज किसी रसायन की मात्रा की कमी होने से तभी ऊतकों में हर्ष होता, मतलब गड़बड़ियाँ होती हैं, और अधिकता होने से तब भी ऊतकों में गड़बड़ियाँ होती हैं। तो सामान्य बनाए रखने का कार्य कौन करेगा मैम? मॉलिब्डेनम। अगला यह इसके में क्लोरीन के साथ मिलकर, क्लोरीन के साथ सूक्ष्म मात्रा में रहकर दांत के सड़ने से, दांत को सड़ने को रोकता है। कौन रोकता है मैम? मॉलिब्डेनम। जैसे आप पढ़ चुके हैं, क्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। तो फ्लोरोसिस नामक जो रोग होता है किसकी कमी से? क्लोरीन की कमी से। तो उसमें मदद कौन कर रहा है? क्लोरीन के साथ मिलकर मॉलिब्डेनम कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिए, दूसरा बात क्या है, यह एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। यह एल्डिहाइड ऑक्सीडेज क्या है? यह एक एंजाइम है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज क्या है? यह एक एंजाइम है। जैंथिन ऑक्सीडेज क्या है? ये भी एक एंजाइम है। फ्लेवो ऑक्सीडेज क्या है? ये भी एक एंजाइम है। तो इन एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता कौन सा तत्व मैम? मॉलिब्डेनम। कौन सा तत्व सहायक होता मैम जी? मॉलिब्डेनम। अब एंजाइम क्या है आप पढ़ चुके हैं, अमीनो अम्ल के कम से कम समूह को क्या कहते हैं मैम? एंजाइम कहते हैं। और अमीनो अम्लों के अधिक से अधिक समूहों को क्या कहते हैं मैम? प्रोटीन कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं। अगला बात ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है। जो नाइट्रोजन को रोकते हैं, किसको रोकते हैं मैम? नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए क्या होते हैं मैम? सहायक होते हैं। कौन सहायक होता है मैम? मॉलिब्डेनम होता है। बात क्लियर हुआ? और आप भली भांति जानते हैं
कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। और आप जानते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति में जितने जीवाणु वगैरह होते हैं, सूक्ष्म जीव जितने होते हैं, जीवाणु वगैरह, इन नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में ही जिंदा होते हैं। यहाँ तक डॉक्टर जो कृत्रिम गर्भाधान वाले डॉक्टर होते हैं वो सीमेन को भी रखते हैं तो किस गैस की उपस्थिति में रखते हैं? नाइट्रोजन। एक डब्बा देखो टांगे रहते हैं ना, तो डब्बा में कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। जो चिप्स का पॉलीथीन आता है उसमें कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन होता है। बात क्लियर है? और हम लोग वायुमंडल से जितना नाइट्रोजन गैस लेते हैं उतने छोड़ भी देते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए नाइट्रोजन की। और आप जानते हैं मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं, मिट्टी में जो नाइट्रोजन के जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक होता है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, एक होता है नाइट्रोसोकोकस जीवाणु ना। ये दोनों उपयोगी होते हैं। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जो होता है ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है और नाइट्रोसोकोकस जो होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। तो इस दौरान जो ऊर्जा की उत्पत्ति होता है उसके लिए ये जीवाणु जो होते हैं, नाइट्रिकारी जीवाणु जो होते हैं, ये अपने भोजन में कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? नाइट्रिकारी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु और नाइट्रोसोकोकस जीवाणु। तो दोनों जीवाणु क्या करते हैं? मिट्टी के उर्वरकता के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। बात ये समझ रहे हैं ना? चलिए अगला देखिए। हाँ, अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो गया तो मॉलिब्डेनम की कमी से मनुष्य में अभी तक इसका कोई लक्षण नहीं मिला कि कोई डॉक्टर अभी आज तक ये नहीं बताया है कि आपके शरीर में मॉलिब्डेनम की कमी है। सत्य बात तो ये है किसी तत्व की कमी से हमको कोई रोग नहीं हो सकता है। तत्व की कमी होगा नहीं करेगा तब नहीं होगा, लेकिन तत्व की कमी से रोग हो सकता है, लेकिन तत्व की कमी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये तीनों प्रचुर मात्रा में रहेंगे तो इन्हीं तीनों से हमें तत्व भी प्राप्त होंगे। ये जितने तत्व हमने लिखा है इन तत्वों को स्पेशल तरीके से हमको खाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा, तीनों उचित मात्रा अगर हम लेंगे तो इनमें से किसी भी तत्व की कमी नहीं होगी। हाँ, कभी कभी दशा ऐसी आती है इन तीनों में से किसी न किसी की कमी हो जाती है। तो जो व्यक्ति अम्लीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं उनके शरीर में प्रोटीन तो प्रचुरता है, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता है, वसा की प्रचुरता है, लेकिन इन खनिज लवणों में से किसी न किसी की कमी हो जाती है और वह अम्ल क्या करता है? इन तत्वों को निष्क्रिय कर देता है। इसलिए अम्लीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और यह काम कौन ज़्यादा करता है? स्त्रियाँ। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अम्लीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा करती हैं, इसीलिए पुरुषों में हमेशा तत्वों की कमी बना रहता है। कहीं कैल्शियम की कमी है, कहीं आयरन की कमी है, कहीं जिंक कमी है, कहीं कोबाल्ट कमी है, तमाम प्रकार के संकट से घिरी रहती है। इसलिए अम्लीय पदार्थ का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अम्लीय पदार्थ मतलब समझ रहे हैं? हाँ, खट्टा चीज, सिरका, भरा मिर्चा, अचार, खटाई। हाँ चलिए, लेकिन क्या करें स्त्रियाँ को खाने की जरूरत है। अगर सप्ताह में खाली खटर पटर चटर पटर ना खाते इनको बेचैनी बना रहे थे। हाँ क्या ज़्यादा होती पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के जीभ में स्वाद करके क्या होता है? अगला, जानवरों में गंभीर अतिसार हो जाता है। अतिसार को क्या कहते हैं? डायरिया। अच्छा, ये अतिसार अर्थात डायरिया जो हम लोग विटामिन पढ़े थे, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। मनुष्य में जो अतिसार डायरिया होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। और अगर यहाँ मॉलिब्डेनम की कमी हो गया तो जानवरों में क्या होगा? मतलब गंभीर अतिसार अर्थात डायरिया हो जाएगा। और इस गंभीर अतिसार अर्थात डायरिया को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम देखिए मैं, पीट स्पोर्स कहते हैं। और क्या कहते हैं? मैं टार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अतिसार का दूसरा नाम या डायरिया का दूसरा नाम क्या है मानिए बताइए? पीट स्पोर्स और क्या है? टार्ड। ये नाम जानते नहीं। अतिसार के नाम से जाना जाए डायरिया और पीट स्पोर्स और टार्ड, ये सब एक ही बात है ना। चलिए अगला बात देखिए, मॉलिब्डेनम की अधिकता होने पर क्या किस चीज़ की मात्रा बढ़ा देना चाहिए जो इससे कंट्रोल रखेगा? कॉपर की मात्रा। किसकी मात्रा बढ़ा देना चाहिए? मैं कॉपर की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। बात क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिए, अवशोषण इसका छोटी आंत में होता है। सब लोग भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और इसका अवशोषण में 50 से 70% ही हो पाता है और 30 से 50% इसका क्या हो जाता है? उत्सर्जन। इसका उत्सर्जन कैसे होता है? ज़्यादातर मल और मूत्र के द्वारा हो जाता है। दैनिक आवश्यकता है, दो पुराना RDA है, 2010 वाला RDA है ना। और इसमें देखिए शिशु को 0 से 1 वर्ष के जो शिशु हैं उनको 0.5 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। बालक को 0 से 1 से 0.3 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। किशोरावस्था में और वयस्क अवस्था में स्त्री पुरुष दोनों को 0.15 से 0.5 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। क्लियर है?
हाँ, सो इस तरह से मॉलिबेडनम का संपूर्ण वर्णन समाप्त। मैम जी सब याद हो गया? एक के बार बोले हैं, चलिए फिर एक बार देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले यहाँ से शुरू करें। सोमवार से मुख सेविका का नया बैच प्रारंभ हो गया, याद हो गया? हाँ, और समय कितने बजे मैम जी? 10 बजे से 1 बजे तक, ये जरूर याद हो जाना चाहिए। समय तो कितने बजे से याद है कि ना याद है? सोमवार से कब शुरू हुई? मुख सेविका बैच कितने बजे से? हाँ, और कितना तारीख से? हाँ, बात क्लियर हो गया? ये सबको याद हो गया? हाँ मैम जी। आगे अब यहाँ आते हैं मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम का प्रतीक क्या होता है मैम जी? ये भी याद हो गया। मॉलिबेडनम का प्रतीक क्या मैम? अच्छा, ऊतकों में आग, यहाँ क्या लिखा है? जैंथिन ऑक्सीडेज। जैंथिन ऑक्सीडेज एक रसायन है। रसायन मतलब किस प्रकार का रसायन है? या एक एंजाइम। क्या मैम जी? एंजाइम। तो इस एंजाइम के स्तरों को समान बनाए रखने के कार्य कौन कर रहा है मैम जी? मॉलिबेडनम। कौन कर रहा है मैम जी? मॉलिबेडनम कर रहा है। दूसरा आप देखिए, यह फ्लोरीन के साथ सूक्ष्म मात्रा में रहकर दांतों को सड़ने से बचाता है। याद हो गया? फ्लोरीन के साथ सूक्ष्म मात्रा में रह के दांतों को सड़ने से बचाता है। मनुष्य में अगर बात किया जाए, मनुष्य में इसका कार्य क्या है? बेहतरीन कार्य क्या है? बस क्या फ्लोरीन के साथ सूक्ष्म मात्रा में रह के दांतों को सड़ने से बचाता है। कौन बचाता है मैम जी? मॉलिबेडनम बताता है। अगला देखिए, मॉलिबेडनम युक्त एंजाइम कौन कौन होते हैं? मॉलिबेडनम युक्त एंजाइमों का नाम देख लीजिए मैम। पहला क्या है? हाइड्रॉक्सी ऑक्सीडेज। क्या मैम? हाँ, क्या है? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है मॉलिबेडनम। अभी जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके टीजीटी में आ गए, पीजीटी में आ गए, कहीं अरे दादा नेट वाला उठा झोंक देगा। अब यही छोटी छोटी चीजियाँ जो ध्यान लोग नहीं देते हैं, अभी जब पूछ लेता है तो उनका लगा बहुत बड़ी चीज़ पूछ लिया है ना। अब बताइए, क्या आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना? जितने तत्व पढ़ाए हैं सूक्ष्म चीज़ें बच्चों ध्यान नहीं देते हैं, और वही चीज़ें जब परीक्षा में आ जाता कहते हैं ना डीप पूछ ले। अब अगर पूछ ले मॉलिबेडनम युक्त एंजाइम का नाम क्या है, अब वहाँ लगेगा बहुत डीप पूछ लिया है। डीप क्या पूछा? एकदम सरल बात है ना। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज कैसा एंजाइम है? अगला फिर जैंथिन ऑक्सीडेज कैसा एंजाइम है? मॉलिबेडनम। फिर अगला फ्लेवो ऑक्सीडेज कैसा एंजाइम है? बस ऐसे पीछे बहुत सारे तत्व, अलग अलग तत्व अपना अलग अलग एंजाइम का निर्माण किए थे। लोहों में भी पढ़े थे ना लौह एंजाइमों का नाम। अगला देखिए, यह नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है। नाइट्रोजन को रोकने वाले जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक तत्व कौन है? मॉलिबेडनम। कौन है? मॉलिबेडनम। अगला देखिए, मॉलिबेडनम की कमी से, किसके कमी से मैम? मॉलिबेडनम की कमी से मनुष्य में कोई रोग नहीं होता है। इसका अभी तक कोई कमी मनुष्य में नहीं पाया गया है कि मॉलिबेडनम की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। इसका कोई कमी अभी तक वैज्ञानिक ने उल्लेख नहीं किया है। अगला, जानवर में गंभीर अतिसार जानवरों में पाया गया है। जानवरों में कौन सा रोग हो जाता है मैम जी? अतिसार अर्थात डायरिया हो जाता है। अतिसार अर्थात क्या होता है? और यह अतिसार डायरिया हम मनुष्य में हम लोग पढ़े विटामिन B3 में होता है ना। जब विटामिन B3 की कमी हो जाता है तो मनुष्य में क्या हो जाता है? अतिसार या डायरिया होता है। अच्छा, इस गंभीर अतिसार को क्या कहते हैं मैम जी? हाँ, पीट स्कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मैम? पीट स्कोर्स। और इसे क्या कहते हैं? टाइट भी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, मॉलिबेडनम के अधिकता को रोकने के लिए, मॉलिबेडनम की अगर मात्रा अधिक हो गया है तो इसके अधिक प्रभाव को रोकने के लिए क्या लेना चाहिए? कहाँ पर लेना चाहिए? जैसे तो सब खाना वाना खाते हैं, अब लोग खाना खाते हैं, चोखा नमक ज़्यादा हो गया क्या करते हैं? 2 टमाटर काट के मिला दे लो। तो वैसे अगर मॉलिबेडनम की अधिकता हो गया तो क्या ले लेना चाहिए मैम? कहाँ पर लेना चाहिए? अगला देखिए, अवशोषण। इसका अवशोषण कहाँ होगा मैम? छोटी आंत में। कितना प्रतिशत अवशोषण होता है? 50 से 70% अवशोषण होता है। और कितना उत्सर्जन हो जाता है? 30 से 50% उत्सर्जन किससे होगा मैम? मलमूत्र द्वारा होगा। दैनिक आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता पुराना RDA 2010 वाला RDA है। ठीक है, 0 से 1 वर्ष के जो शिशु होते हैं उनको 0.5 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। और फिर बालक में 0.1 से 0.3 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। किशोर को और किशोरावस्था, चाहे बालक हो या बालिका, वयस्क अवस्था, स्त्री हो या पुरुष, उनको कितना लेना चाहिए मैम? 0.15 से 0.5 mg प्रतिदिन लेना चाहिए। याद हो गया सब? चलिए मिटाते हैं।